नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस सूर्यवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी कक्षा 9 में। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार टीवी पर, वर्तमान पत्र में या कई जगह पर कई सारे विज्ञापन देखे होंगे। जो विज्ञापन आप लोगों को उन कंपनियों के द्वारा दी जाती है जो अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं। इनाम के रूप में, लकी ड्रॉ के रूप में, ऐसे कई तरह के प्रलोभन देकर हमें वो लुभाने का काम करते हैं। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने के लिए जाने वाले हैं वो पाठ भी इसी विषय पर आधारित है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है इनाम। इनाम क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। इनाम इस पाठ को लिखा है अरुण जी ने। अरुण जी के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी लेने जाए तो अरुण जी का जन्म जो है 3 जनवरी 1928 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। वो संसार भर में एक अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 14 किताबों का लेखन किया है और अपने लेखन कार्य की वजह से वे खासे प्रसिद्ध रहे हैं। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं यह पाठ एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें आप लोगों को हंसी भी आएगी, लेकिन उस हंसी के माध्यम से या उस मजाक के माध्यम से लेखक ने हमारे सामाजिक व्यवस्था या लोगों की जो विचार सरणी है, विचार करने की जो क्षमता है, उसके दर्शन हम लोगों को कराया है। पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। यह जो पाठ है, यह पाठ एक रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर बनाया गया है जिसमें समाज में या हमारे आसपास रहने वाले लोगों की सोचने समझने की, विचार करने की क्षमता जो है उसे करारा व्यंग के रूप में दर्शाया गया है। तो चलिए हम सब लोग भी उस व्यंग का या उस हंसी का मजा लेते हैं। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। अब जो कंपनी थी रेफ्रिजरेटर, सभी लोग जानते हो फ्रिज, वो फ्रिज बनाने वाली एक भारतीय कंपनी थी जिसने अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन, जो विदेशी चीज है, उसका सहारा लिया। भारत में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ हुआ। पूरे भारत में जो प्रतियोगिता थी, जो बात थी, वो फैलाई गई टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए। सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। तो जो स्पर्धा थी या जो कंपटीशन आप कह लो, कुछ इस प्रकार की थी कि जो उपभोक्ता थे, कंज्यूमर्स थे, हम जैसे लोग थे, उन्हें उस रेफ्रिजरेटर को हम क्यों खरीदे, उससे हमें क्या लाभ होने वाले हैं, ऐसे 7 लाभ उन्हें लिखने थे। और उसका जो निर्णय या उसका जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल के दिन निकलने वाला था। जिस या जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुंहबंद उत्तर से मेल खा जाएंगे उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। तो जिस प्रतियोगी के जो उत्तर है कंपनी के द्वारा बनाए गए उत्तरों के साथ मेल खाएंगे, उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त मिलेगा या इनाम के रूप में मिलेगा। ऐसी यह प्रतियोगिता थी। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम को तो वसूली किया जा सकता है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इतने सारे उत्तर मिले, इतना सारा प्रतिसाद मिला कि उन उत्तरों के जो पत्र अगर उन्हें हम रद्दी में बेचे तो उनसे हम लोग एक अच्छा सा रेफ्रिजरेटर नया खरीद सकते हैं। इतने पत्र वहां पर आए थे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हिम्मत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखें कहाँ? तो लॉटरी खुलने के एक दिन की बात है। लेखक और लेखक का जो परिवार था वह परिवार बाहर छत पर सो रहे थे। शायद गर्मी के दिन होंगे, इसलिए वे अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सो रहे थे। अब सोते सोते उनका जो बेटा है हिम्मत ने कहा कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर को कहाँ पर रखेंगे? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी को दरखास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। तो हेमंत की मम्मी ने जब उसका सवाल सुना तो उसने कहा कि अरे जल्दी की क्या बात है, हमारा जो रसोई घर है, किचन है, उसी में हम रख देंगे। और क्या आपको याद है कि आपको कनेक्शन के लिए बिजली के ऑफिस में एक अर्जी भी देनी है। यानी उन लोगों ने मन बना ही लिया था लेखक के परिवार ने कि उन्हें ही रेफ्रिजरेटर इनाम में मिलने वाला है।
मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पकाने लग गए, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन कर कर खबर दे दी। तो लेखक मुस्कुराकर बोले, अरे तुम लोग तो ख्याली पुलाव पकाने लगे, तुम्हें किसने बोला कि यह इनाम तुम्हें ही मिलने वाला है या रिपीटर हमें ही मिलेगा? हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? तो पत्नी ने उनका सवाल सुनते हुआ करे, हमारा तो टेलीफोन आप ही हो, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपके सिवा कौन जीत सकता है? पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। तो लेखक ने कहा, करे भाई इसकी क्या गारंटी है कि मैंने 19 सवालों के उनके जैसे ही जवाब लिखे होंगे? अच्छा जी, अब हम हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद ही कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। तो लेखक ने अपनी पत्नी को ऐसी बात समझाई थी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छाटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, जो उनके पैसे अलग से बचेंगे। तो अगर किसी एक व्यक्ति के उत्तरों को वो सही जवाब दे देंगे या तो उन्हें उन सवालों को छाटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखने की जरूरत नहीं होगी और ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। वो तो समय समय पर दिमागी लहरें तोड़ती है, लेखक ने कहा। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हिम्मत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तो जो अमिता ताली बजाकर खुश होकर कहने लगी अपने पिताजी से, पिताजी मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। और हेमंत भी कहने लगा कि मैं तो बर्फ के जो क्यूब है उन्हें चूस कर उनका आनंद लेना चाहूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? तभी बगल वाले पासी वाले छत से आवाज आई कि अरे भाई कौन है जो रोज रोज आइसक्रीम खाना चाहता है? अमिता, क्या तुम्हारे पिताजी ने कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल खोला है क्या? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। तो हेमंत ने उन ताऊ जी की या बाजू के छत वाले ताऊ जी या चाचा जी को उत्तर देते हुए कहा कि नहीं नहीं ताऊ जी, हमारा नया रेफ्रिजरेटर आने वाला है, इसलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अमिता भी खिलखिलाई, उसने रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। अमिता जो थी वो भी खिलखिला के हम उसमें रोज आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। तो ताऊ जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि अरे क्या तुम उस लॉटरी वाले रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हो? तो भूल जाओ, वो तो इनाम मुझे ही मिलने वाला है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? तो लेखक ने बड़े ही विनम्र शब्दों के साथ पास वाले दीनदयाल जी जो बात करे थे उनसे कहा कि क्या भाई साहब, आपने भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आपने भी उत्तर भेजे क्या? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसीलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, ऐसा दीनदयाल जी ने बच्चों को ताना मारते हुए कहा। बच्चे मायूस हो गए, अब बच्चे बेचारे निराश हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं। तो अगले दिन जो लॉटरी उसका इनाम खुला और रेडियो पर पता चला कि जिन दो व्यक्तियों को रेफ्रिजरेटर मुफ्त मिलने वाला था उनमें से लेखक एक थे, यानी बच्चों का सपना जो था वो सपना पूरा हो गया। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर दिया। अब रेफ्रिजरेटर था वो मुंबई से मेरठ आने वाला था, इसलिए वो आने में उसे देर दिया, 2-4 दिन के बाद आने वाला था। तब तक लेखक के परिवार ने रेफ्रिजरेटर की रखने की जगह या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह इन सारी चीजों की व्यवस्था कर ली थी। उसका आना था कि सगे संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। बस रेफ्रिजरेटर की बात सुनी नहीं कि मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले, सगे संबंधी मित्रों में मानो उसकी धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। जिस तरीके से बहू की मुंह दिखाई होती है उसे देखने के लिए लोग आते हैं, वैसे लेखक के घर पर लोग उस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आने लगे। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था।
पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। जैसे जैसे लोग आए तो लेखक की पत्नी को भी खुशी होने लगी, इसलिए उन्होंने उनकी आवभगत करने के लिए शिकंजी बनाई। जिन लोगों को चाय चाहिए थी उन लोगों को चाय दी। लेकिन जैसे जैसे उनके समझ में आया कि भीड़ बढ़ती चली जा रही है तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने वो सारी बातें बंद कर ली। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। तांता बनना, लाइन लगना, भीड़ बढ़ना। तो उस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया, लाइन सी लग गई थी। एक जाता तो दो आते। बच्चे ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता। तो बच्चों ने पहले से तैयारी कर ली थी। उन्होंने रेफ्रिजरेटर आने से पहले बोतलें इकट्ठा कर ली थी, उनमें पानी भर लिया था और जैसे रेफ्रिजरेटर आया उसमें रखी। अब आने वाले लोग इतने थे और बोतलों की संख्या कम थी। सभी को पानी पिलाते पिलाते वो खत्म हो जा रहा था। तभी दिनेश ने छींटा छोड़ा और चिमटी लेते हुए कहा, छींटा छोड़ना, अरे अब तो पानी गर्म बना रहा है। तो जो दिनेश ने छींटा या चुपती हुई बात हुई तो कहते, अरे रेफ्रिजरेटर तो पानी ठंडा करता है लेकिन तुम्हारा रेफ्रिजरेटर तो जो पानी गर्म कर रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ है। तो लेखक ने हंसकर कहा, अरे भाई भीड़ देख रहे हो, अभी पानी को रखे भी सिर्फ 1 ही मिनट हुआ तो बेचारा रेफ्रिजरेटर 1 मिनट में उस पानी को ठंडा कैसे करेगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें तो बताओ। लकीर की फकीर यानी हमेशा भगवान का वास्ता देने वाली या उन बातों में विश्वास रखने वाले। तो उन्होंने कहा कि आपने किस भगवान की मानता मानी थी, किस भगवान से प्रार्थना की थी, हमें भी बताए, हमारे भी काम बन जाए। गुड़मगंज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। तो यह बातें छोड़ने वाला वाक्य गुड़मगंज का मतलब होता है दूर दूर की बातें छोड़ना या बातों को चढ़ा पड़ा कर बोलना। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी हिस्सा लिया था, मैंने भी उत्तर लिखे थे, लेकिन जब मैंने उन उत्तरों को लिख कर रखा था टेबल पर तो कोई आया और उसे चुरा कर लेकर गया। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। तो उनके जो साथी थे उन्होंने मजाकी रूप में उन्हें कहा कि अरे क्या उस दिन अरुण आपके घर पर आए थे। अरुण मतलब लेखक, क्या वो तो नहीं वो उत्तर उठा के लेकर गए। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। तो जो गुरु उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जो जवाब लिखे थे वो बिल्कुल सही थे। जला भुना बोला। जला भुना मतलब जिसे दूसरों की उन्नति से प्रगति से जलन होती है, बुरा लगता है, ऐसा। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। तो जो जलने वाला व्यक्ति है, ऐसे कई सारे लोग होते हैं, तो उसने कहा कि अरे अभी तो एयर फिल्टर को पाकर इतना खुश हो रहा है, लेकिन जब बिजली का बिल आएगा तब इसे पता चलेगा कि इसने सफेद हाथी जिसका कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ यह दिखावे के लिए, ऐसा उसे महसूस होगा। शक्की ने कहा, अब ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हर किसी की बात पर, हर किसी पर किसी न किसी चीज के लिए शक होता है। तो ऐसा एक शक्की व्यक्ति वो कहता है, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिखकर भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। अब लोगों की सोच देखिए तो लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। अब लोगों का आना रुक नहीं रहा था। ऐसे में लोगों के मुंह से इस तरीके की जलीकटी बातें सुनना अब लेखक से हो नहीं रहा था। अब लेखक और लेखक की पत्नी दोनों तिलमिला उठे, उन्हें गुस्सा आने लगा। एक बिगड़ेल दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। तो एक जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि बेटा हमें यह बात तो पता, तुम्हारे पिताजी मुंबई कितने दिन पहले गए थे। उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम का इनाम की लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसने
उससे कबूलवाना चाहते थे। तो जो व्यक्ति मुंबई जाने की बात पूछ रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि शायद लेखक मुंबई गए होंगे, उन्होंने वहां से रेफ्रिजरेटर खरीद लिया और लॉटरी में इसे मैंने प्राप्त किया है, ऐसा वो सभी को कह रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। और यही बात वो लेखक के बच्चे हेमंत से कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंसकर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे, लेकिन बच्चों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वे अपनी खुशी में ही मग्न थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। हेमंत आने वाले लोगों की आवभगत में लगा था। वो फ्रिज से बोतलें निकालकर ठंडा पानी सभी को पिला रहा था और जो खाली बोतलें थी उन खाली बोतलों को अमिता फिर से भरकर फ्रिज में रख रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था इसका हमें आभास भी नहीं था। जैसे तैसे लेखक की पत्नी ने और लेखक ने उस बात से अपना पीछा छुटाया, लेकिन उन्हें क्या पता कि आने वाले दिनों में और क्या क्या होने वाला था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। तो सबसे पहले शांति बुआ आई। शांति बुआ के हाथ में एक कटोरा था और कटोरे लेते हुए घर में आते हुए लेखक की पत्नी को आवाज देने लगी। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। अब लेखक की पत्नी अकेले थे। अब कल की बड़ी भीड़ भाड़ की वजह से वे बड़े परेशान थे, लेकिन आज की शांति उन्हें सुकून दे रही थी, इसलिए उनका मूड भी ठीक था। पत्नी ने चाची का स्वागत किया, उन्हें बिठाया। बैठी बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। अब जो बुआ है, बुआ की खातिरदारी हो रही थी। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। तो बुआ जी ने पानी पिया और जल्दी से उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया है। तो उन्होंने कहा कि अरे घर का चूल्हा भी जल रहा है, अभी तक मैंने उसे बुझाया नहीं है, मुझे रसोई भी बनानी है। ये आटा बच गया था, गर्मी से सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख जाओ, शाम को मंगा लूंगी। तो जो बुआ ने कहा कि अरे मैंने जितना आटा गूंदा था उसमें से कुछ आटा बचा है और गर्मी के दिन चल रहे हैं, अगर मैं अपने घर में रखूंगी तो ये आटा सड़ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि तेरे पास रेफ्रिजरेटर है, क्यों ना इसमें रखवा दूं और शाम को जब रोटियां बनाऊंगी तो तुमसे मंगवा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। तो लेखक की पत्नी मानो सातवें आसमान में चली गई। उन्होंने कहा कि अरे बुआ जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हेमंत के हाथ इसे शाम को भिजवा दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कटोरा ले लिया गया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। अब बचा हुआ जो हिस्सा है उस बचे हुए हिस्से को हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।